Okay. So question number 1 for this portion is, in the rainy seasons, doors get swell up to due to dash. So correct answer is imbibition. बाकी भी हम देख सकते हैं कि जब डोर्स हमारे स्वेल करते हैं तो इसमें वाटर की या मॉइस्चर की एब्जॉर्प्शन की वजह से इस दिस स्वेल अप, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बाइबेशन। तो लाइक हमारा नॉर्मल थिंकिंग, हमारा नॉर्मल ये पॉइंट ऑफ व्यू यही है, इम्बाइबेशन के प्रोसेस की वजह से डोर्स गेट स्वेल्ड। देन ट्रांसपिरेशन, तो इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, इट इज लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो इस ऑप्शन को हम गलत करते हैं। डिफ्यूजन में वुमन जो है वो, diffusion is like something else, movement of molecules from higher concentration, like इसको हम इससे रिलेट इतना नहीं करते। देन रेस्पिरेशन, ये भी अलग प्रोसीजर है जो कि लिविंग थिंग्स में होता है, और हम बात कर रहे हैं डोर्स की, तो इसमें जो है लाइक रेस्पिरेशन नहीं होती। इस वजह से इन तीन के गलत होने की वजह से भी हम बी को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, the statement regarding enzyme inhibition is correct। यहाँ फंक्शन ऑफ एंजाइम्स की बात हो रही है। अगर हम एक जनरल कॉन्सेप्ट देखें कि एंजाइम्स की इनहिबिशन कैसे होती है, तो दे द कॉन्सेप्ट दैट देयर आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, so they compete for the same substrate at the same binding site. It may be the reason for this. So let us see what are the options given. So A is non-competitive inhibitors often bind to the enzyme irreversibly. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम में रिवर्सिबली बाइंड करेंगे। नो, इस तरह से नहीं होता। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं उनकी सेम साइट पे, उन्होंने एक ही साइट पे उन्होंने बाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लॉक है, तो अगर हमारे पास उसकी दो किस्म की चाबियां और दोनों लग जाती हैं, तो ये हो गए कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो नॉन कम्पिटिटिव तो उस ताले मतलब एक ताले पे वो चाबी लगनी नहीं, तो उसका कंपटीशन ही नहीं है उसके साथ, एंजाइम के साथ अटैचमेंट के लिए। Second is non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding a large amount of substrate. So again non-competitive inhibition की बात हो रही है कि बहुत सारा substrate डालें तो ये like इसको हम overcome कर सकते हैं। No, it is not correct. Next is competitive inhibition is observed when substrate and inhibitor compete for the active site. So this is the correct option according to our concept, that there is a competition when competitive inhibitors are there for the attachment on the active site. So option number C is correct for question number 2. Next is, in C3 and C4 plants, primary carboxylation take place with the help of what? So they are asking about uh, that how C3 in C4, in C3 and C4 plant, how carboxylation take place. Okay. तो हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि there is primary carbon dioxide acceptor and carboxylation take place with the help of enzyme that is PP carboxylase. So they yield a 4C molecule that is called oxaloacetic acid.
and then it will be converted to malic acid. ठीक है, तो इसमें दो एंजाइम्स होंगे, एक पीपी और एक होगा आरयूबीपी। कुछ इस टाइप का आंसर होना चाहिए, पीपी तो इसमें लाजमी है। तो लेट अस सी इन्होंने क्या दिया है और हम कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पहला है पीपी कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेट। सो पीपी वाला तो इसमें से ठीक है, लेकिन अगला वाला गलत है, हमें एक पेयर को सिलेक्ट करना है। तो पीपी वाला ए जो है वो गलत है। देन आरयूबीपी, बी इज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेट एंड पीपी पीपी कार्बोक्सिलेट। ये पेयर करेक्ट लग रहा है मुझे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो इसलिए भी कि C3 में जो है RUBP होगा और C4 में PEP कार्बोक्सिलेज होगा। ठीक है, इसका लिंक बन रहा है इससे। क्या चीज जल रही है? हमने पहले भी पढ़ा था C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन होती है, C3 में रूबीप करता है और C4 में कौन सा वाला करता है, PEP कार्बोक्सिलेज। तो इसका लिंक बन रहा है क्योंकि C3 का भी यहाँ पे मौजूद है जिसने करनी है कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन, और C4 का भी मौजूद है और लाइन वाइज मौजूद है। ठीक है, जो सीक्वेंस इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो सीक्वेंस आंसर में भी मौजूद है, तो मुझे बी ही करेक्ट लग रहा है। अगला वाला देखते हैं, सी में क्या कहता है कि पीपी कार्बोक्सिलेज। अब ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि पहले हमें C3 का जिक्र करना था और बाद में हमें C4 का करना था। पीपी जो है वो C4 के लिए है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने डी वाला कहा है, तो डी में क्या है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। ये C3 के लिए ठीक है। अगले वाले के लिए देखते हैं, C4 के लिए पेप होना चाहिए था, इन्होंने पायरुवेट लिख दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके मैं दोबारा ये बता देती हूँ, मिशाल ने चैट में लिखा है कि आवाज नहीं आ रही, दोबारा से इसका मैं बताती हूँ। In C3 plants, carboxylation is done by RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये आपको याद रखना है कि C3 के लिए RUBP है और C4 के लिए कार्बोक्सिलेशन इज डन बाय PEP। तो यही हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी में ये एंजाइम्स के नेम उन्होंने नहीं दिए हुए, और अगर दिए भी हुए हैं तो वो इसकी तरतीब वो नहीं है कि C3 के लिए इन्होंने कोई और लिख दिया और C4 के लिए ये लिख दिया, कोई और लिख दिया। Next is peroxisomes are involved in which type of reaction pertaining to plant photosynthesis? So they are asking what is the function of peroxisome in photosynthesis? So peroxisomes के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्या है peroxisomes के बारे में। So they are involved in peroxisomes are oxidative organelles. They are involved or their function is included in ग्लायोक्सिलेट साइकिल इन जर्मिनेटिंग सीड्स, और इन जर्मिनेटिंग सीड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लायोक्सोसोम्स। So they are involved in photo respiration in the leaves and glycolysis in trypanosomes. मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं और हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। मेनली आपके लिए यही इतना ही काफी है कि दे आर इन्वॉल्व इन ग्लायोक्सिलेट साइकिल इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जो सीड्स बड़े होते हैं जिन्होंने जर्मिनेशन करनी होती है, बिल्कुल उनमें से प्लांट ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उनमें एक साइकिल होता है ग्लायोक्सिलेट साइकिल, दैट इज सो दे आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ साइकिल। लेट अस सी
इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं? So first option in Calvin cycle, it is not correct. Next is glycolytic cycle. So next is glyoxylate cycle. ग्लाइकोलिसिस से कोई ताल्लुक नहीं, बी वाला भी गलत है. नेक्स्ट इज ग्लायोक्सिलेट साइकिल. सो पैरोक्सिज्म क्या है कि these are oxidative organelles, they work in glyoxylate cycles. तो सी वाला करेक्ट है. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का कोई ताल्लुक नहीं है. ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी भी है. अगर आपको इस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो लिखा हुआ मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैंने सर्च करके लिखे हैं, आपको उसमें से समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज fundamental feature of a cramp's anatomy of C4 plant is. Then again they are asking about C4 plants and asking about uh, what is the fundamental feature of cramp's anatomy. तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा. सो granule chloroplast will present in bundle sheet and mesophyll cells. C4 में क्या होता है कि mesophyll में भी और बंडल शीट में दोनों टाइप के सेल्स में ग्रेना प्रेजेंट होता है. ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है. सही. तो अब हम देखते हैं इन्होंने हमें क्या ऑप्शन दिया और हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे ठीक होता है. ए क्या है? pressed in bundle sheet and granule chloroplast in mesophyll cells. ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि C4 में क्या होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीट में एंड मेसोफिल सेल्स दोनों में ग्रेनल होता है. तो ये मुझे कुछ ठीक सा लग रहा है. नेक्स्ट इज presence of granule chloroplast in bundle sheet and agranule chloroplast in mesophyll. So this is correct, not correct. कि mesophyll में उसने कहा है कि agranule without granule. Next is presence of chloroplast in epidermal and mesophyll cells. कह रहे कि epidermis में भी chloroplast होता है. That is wrong. अगला वाला भी गलत है. Option A is correct for question number 5. Next is the statement which is incorrect with respect to enzyme action. Then again they are talking about enzyme action और कह रहे हैं कि कौन सी चीज गलत है enzyme की working के लिहाज से. So let us see the options. यहाँ पे भी आपको मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट दे दूं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात हो रही है. सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट जो है वो हमेशा एंजाइम से बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट पे, जैसे चाबी जो है वो ताले में लग जाती है, इसी तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड कर जाता है उसी एक्टिव साइट पे. A non-competitive inhibitors bind the enzyme at a site distinct from the active site. The site which binds the substrate. Hence, it does not have any effect on the substrate concentration. So, a competitive inhibitor binds to the enzyme at the active site, the site which binds the substrate. This type of inhibition can be reversed by addition of more substrate. For example, malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase. Okay. So, इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें बात हो रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, जैसे एक ताले की दो चाबियां हो और दोनों लग जाती हो, तो दीस आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. और इसमें इसने खास नाम लिए हैं. उसमें इसने नाम लिया है मेलोनेट का नाम लिया है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज.
दोनों आप कह सकते हैं कि दोनों चाबियां जो है ताले में लग जाएंगी। और एक और प्रोसेस इसमें बताया है, और इन दोनों चाबी जब लग जाती है, मतलब एक ताले को ऑपरेट करती है, तो इनको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एक ही साइड पे दे विल बी अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट, ऑन द सेम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अगर हम ज्यादा सक्सिनेट ऐड करेंगे इन केमिकल रिएक्शन, so it will reverses the inhibition of succinic dehydrogenase by malonase, like reaction will be reversed। हम देखते हैं कौन सा वाला ठीक है इसमें। मुझे लग रहा है कि आप लोग ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, कि मुझे मुझे खुद भी बहुत मुश्किल से समझ आया, लाइक अपने आप को समझाना पड़ा था काफी मुश्किल से। So A is addition of a lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malate। तो मुझे A कुछ ठीक लग रहा है। Next is the substrate binds with the enzyme at its active site। ये तो ठीक बात है, सबसेट तो बाइंड ही करती है। इसने कहा है कौन सी वाली जो है वो गलत बात है, पहला वाला मुझे गलत लग रहा है। C is a non-competitive inhibitor binds the enzyme a site distinct from the which binds। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो एक्टिव साइट से दूर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे नहीं करेगा, तो ये भी ठीक है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दी हुई है, ये आप लोग पढ़ेंगे ना आपको एक दफा फिर याद हो जाएगी। देन मेलोनेट इज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये मैंने आपको बता दिया है कि एक एंजाइम के दो दो चाबियां या दो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, उनके नाम मैंने आपको बताया है, पहले ही बता दिए। तो मेलोनेट और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज दोनों कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, दोनों में से एक अटैच होगा एंजाइम के ताले में। ये तीनों चीजें जो है वो ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है एंजाइम एक्शन के लिहाज से, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज question number 7 is phosphoglyceride is always composed of। So what is phosphoglyceride? So इसमें an unsaturated, इसमें वो फैटी एसिड, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो, एस्टेरिफाइड और अटैच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और उसमें पहले से फॉस्फोरेट अटैच है। तो हम देखते हैं कौन सा वाला ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बायोकेमिस्ट्री है, मैंने आज स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के निकाले हैं। वो नॉर्मल नॉर्मल जो प्लांट्स के थे उनसे मैं हटी हूँ, सर ने कहा कि सारे एक जैसे नहीं आते, बहुत सारे जो है वो पोर्शंस बने होते हैं। तो मैंने आज बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन निकाला है, आप लोगों को मुश्किल भी लग रहा होगा, और आई थिंक सो कि मुश्किल लग रहा होगा। एंजाइम्स का पोर्शन निकाला है, फिजियोलॉजी निकाली है, ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एमसीक्यूज आते हो। सो ओके, लेट्स कम टू द ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि ओनली एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच अ फॉस्फेट। अच्छा, इसने कहा है कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगा हुआ हो, नहीं, यहाँ इसमें एन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों हो सकते हैं। देन उसमें फिर अगले में उसने क्या है, अगले में उसने उसी का उलट बोला है कि पहले उसने कहा था एन अनसैचुरेटेड, देन उसने कहा है अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसने उलट बात की है, फैटी एसिड का बॉन्ड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ बनना है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद भी कर लें, या आपको अगर बॉन्डिंग पता हो कि एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, तो फैटी एसिड की जो बॉन्डिंग है वो ग्लिसरॉल के साथ होती है, फॉस्फेट के साथ नहीं होती, ठीक है। ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड की बॉन्डिंग होनी है, और फैटी एसिड कौन से वाले होने चाहिए, अनसैचुरेटेड और या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके साथ फॉस्फेट ग्लिसरॉल के साथ सब कुछ अटैच है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल दरमियान में है,
उससे फैटी एसिड अटैच्ड है, दोनों किस्म के फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं, और दूसरी तरफ इसमें फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इसी तरह से, इसकी यही असेंबली होती है, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है उसका। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है कि ग्लिसरॉल दरमियान में दो फैटी एसिड उसकी साइड पे और एक तरफ फॉस्फेट। तो थर्ड वाले में इसने ये कहा है, सी वाले में इसने कहा है कि फैटी एसिड जो है फॉस्फेट के साथ अटैच है। नहीं भाई, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज मैक्रोमोलेक्यूल chitin is।